नमस्कार। नई परख के राष्ट्र मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। रोज की तरह ही हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम देश की राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर अभी तक आपने नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। अभय सर, नमस्कार। नमस्कार। कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस बस कमलनाथ बनकर रह गई है और कांग्रेस का सब कुछ दिखावा है, एक व्यक्ति केंद्रित है और जो भारतीय जनता पार्टी है वो चुनाव में आगे चल रही है या चुनाव वो आसानी से जीत जाएगी। तो ये जो उन्होंने एक व्यक्ति पर कांग्रेस के केंद्रित होने का एक जो तंज कसा है, क्या ये उनकी खुद की निराशा है कि मुख्यमंत्री होते हुए भी उन पर भरोसा नहीं जताया गया? कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की अभी की राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? चुनाव किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? मध्य प्रदेश के बारे में मेरी एक धीरे धीरे करके मान्यता बनी है और वो मान्यता ये है कि वहां पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से एक नहीं बल्कि 2 या 3 कदम आगे है और भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उस अंतराल को भर नहीं पा रही है। और जो चीज भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले जाना और उससे कमलनाथ की सरकार गिर जाना और उसकी वजह से शिवराज सिंह वो मुख्यमंत्री पद मिलना, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अब उल्टा बैठ रहा है। यानी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस में रहने से मध्य प्रदेश की कांग्रेस में 3 बड़े गुट थे, एक कमलनाथ गुट, एक दिग्विजय सिंह गुट और एक सिंधिया गुट, महाराज गुट उसको बोलते हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में एकता हो जाती थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया उससे अकेले अकेले पड़ जाते थे, लेकिन उन दोनों के बीच की भी एकता टूटती बनती रहती थी। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए तो फिर उन दोनों के बीच में जो आमतौर पर एकता रहती थी वो रंग लाई और आमतौर पर उन दोनों ने मिलकर थोड़े बहुत मतभेदों के बावजूद मध्य प्रदेश में अपने टिकटों को मोटे तौर पर ठीक ठाक तरीके से बांट लिया है। ये स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी में ये हो रहा है कि वहां पर जो ग्वालियर चंबल संभाग है, जहां पर उम्मीद ये की जाती थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने से भाजपा को बहुत ज्यादा बड़ा उछाल मिलेगा, वहां उल्टा हो गया। वहां इनके ज्यादातर लोग जिन्हें भाजपा में फायदा नहीं दिखाई पड़ा, वो ऐन मौके पर कांग्रेस में चले गए। जो बचे हुए लोग हैं उनको भाजपा को मजबूरी में टिकट देना पड़ा। उनकी वजह से भाजपा के अपने जो पहले से चले आ रहे लोग थे, क्योंकि ये सब लोग तो कांग्रेसी संस्कृति से आए हुए हैं, जो भाजपा में पहले से बचे हुए लोग थे, उन लोगों को इस बात से काफी निराशा और नाराजगी हुई। तो मध्य प्रदेश में स्थिति यह है कि कांग्रेस के टिकट वितरण के खिलाफ भी तरह तरह के विद्रोह और तरह तरह के प्रदर्शन, नारेबाजी वगैरह सब हो रही है। कमलनाथ के घर के सामने कांग्रेसी नाराज कांग्रेसियों का जमघट लगा हुआ है। लेकिन अगर आप उसकी तुलना भारतीय जनता पार्टी से करें तो आप पाएंगे कि वहां पर बहुत ही जबरदस्त किस्म का ये सब चल रहा है। तो वो भाजपा बहुत मध्य प्रदेश में काफी मुश्किल में है और उसकी मुश्किल की एक बहुत बड़ी वजह है। वो वजह यह है कि पिछले 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने कोई भी नया चेहरा, नए चेहरे की पीठ पे हाथ नहीं रखा और जो पुराना चेहरा था, वर्तमान मुख्यमंत्री है, उसको उन्होंने कोई लिफ्ट नहीं दी। उसको लगातार वो नापसंद करते रहे, उसको मुख्यमंत्री भी बनाए रहे और उसको नापसंद भी करते रहे। और ऐन मौके पर जब चुनाव होने वाले थे उससे पहले उनसे कह दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो आप स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री पद आपको नहीं मिलेगा। यानी तब हम निर्णय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा और मुख्यमंत्री के तौर पर आपके चेहरे को भी पेश नहीं किया जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि भाजपा आला कमान ने क्या किया। ये भाई, अगर आपको 2018 में वर्तमान मुख्यमंत्री कांग्रेस से चुनाव हार गए थे, लड़ाई टक्कर की हुई थी, लेकिन भाजपा पीछे रह गई थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद में लगातार भारतीय जनता पार्टी का आला कमान इनको नापसंद करता रहा, यहां तक कि इनको केंद्र में लाने के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया गया, लेकिन वो कभी भी दिल्ली नहीं गए और उन्होंने अपना दफ्तर भी भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में नहीं देखा कि हमारा दफ्तर कौन सा है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया चलती रही, ये बताती है कि भाजपा को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी कि मध्य प्रदेश में वो किसी नेता को तैयार करे, शिवराज सिंह चौहान की जगह किसी नेता को बैठाए, इसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी।
एक बड़ा अजीब तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव लड़ा, तो उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। जी। एक चीज़ है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनके बारे में आपने कहा, और भी खबरें आ ही रही हैं कि वो जिन इलाके में है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव कम हुआ है या उसको हार का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा दिख रहा है। तो आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाकामी के पीछे आप कौन-सा कारण देखते हैं? क्या इसके पीछे ये कारण है कि आखिरकार देर से ही जनता ये समझने लगी है कि दल बदलना अच्छी बात नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक इस प्रकार का राजनीतिक दल है जो किसी भी तरीके से उसकी कांग्रेस से तुलना नहीं की जा सकती। उसकी प्रकृति बिल्कुल अलग है। भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक होते हैं, वो ठीक है, अपने नेता से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन वो मोटे तौर पर पार्टी के प्रति ज्यादा निष्ठावान होते हैं। नेता जो है वो अलग अलग हो जाए या थोड़ा नाराज भी हो जाए तो उसे इसकी बात की कोई गारंटी नहीं होती कि वो तमाम समर्थक जो है उस नेता के साथ चले जाएंगे और पार्टी ठन-ठन गोपाल रह जाएगी। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। इसीलिए भाजपा जो छोड़ के गए उसमें एक आध उदाहरण को छोड़कर कभी कोई पनप नहीं पाया। अभी आप उमा भारती को देखिए, उमा भारती बहुत नाराज है। वो भाजपा के खिलाफ बयान दे रही हैं और उन्होंने लोधी समुदाय जिसकी वो नेता मानी जाती हैं, जो मध्य प्रदेश में अच्छी खासी संख्या में है, उससे उन्होंने कहा है कि आपको जहां चाहे वोट दीजिए, आप कोई भाजपा से बंधे हुए नहीं है। आप सोचिए, भाजपा की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही, वो बहुत बड़ी नेता रही भाजपा की, वो ये अपने जनाधार के साथ ये कह रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ भी ठीक नहीं है वहां पर। दूसरी बात, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की संस्कृति से आए थे, तो उनके और उनके समर्थकों को भाजपा में इस रूप में देखा जाता है कि उन्हें ऊपर से ड्रॉप किया गया है। वो एक छतरीधारी सैनिक की तरह भाजपा में उतरे हैं और उनको बड़े पदों पर बैठा दिया गया है और उनका दबाव है कि उनके जो समर्थक हैं उन सबको भी भाजपा में अच्छी, माकूल और फायदे की जगहों पर लाया जाए। तो जब शिवराज सिंह चौहान से पूछा गया कि भाई, प्रधानमंत्री ने तो अभी एक अपने उसमें कह दिया कि ये तो गुजरात के दामाद हैं, गुजरात के काठियावाड़ राजघराने में इनकी शादी हुई है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। तो उनसे कह दिया गया गुजरात के दामाद है। उनसे पूछा गया कि क्या दामाद को ही बाद में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? तो उन्होंने कहा, शिवराज सिंह चौहान ने, कि भाई दामाद तो हमने पहले ही बना दिया था, कांग्रेस से लाके केंद्र में मंत्री बना के बैठाया हुआ है, दामाद तो हमारे हैं ही। तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरी बात में कितना तीखापन है, कितनी तलखी है इस पूरी बात में। जब ये हो रहा हो किसी पार्टी में, तो वो कभी भी भाजपा के अंदर, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में जेल होना, यानी भाजपा के अंदर उनका सामंजस्य कभी नहीं बैठ पाया। वो अगर भारतीय जनता पार्टी माधवराव ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही कह देती कि भाई इनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और उनको 2-3 साल पहले प्रोजेक्ट कर दिया जाता, तो भी धीरे धीरे करके वो भाजपा की जो प्रदेश की संस्कृति थी उसके अंदर रम सकते थे, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए, हेमंत बिश्व शर्मा जिंदगी भर कांग्रेस में रहे, लेकिन वो भाजपा में पूरी तरह रच बस गए हैं, भाजपा की भाषा बोलने लगे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जो बाहर से आए हैं और अब जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारधारात्मक रूप से प्रशिक्षित लोगों से भी ज्यादा आरएसएस की और संघ की हिंदुत्ववादी भाषा बोलते हैं। ऐसे लोगों की भाजपा में कमी नहीं है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी भी ऐसा लगते हैं कि वो एक पैचवर्क है, मतलब एक थिगड़े की तरह उसके ऊपर उनको लगा दिया गया है। वो भाजपा की संस्कृति में रच बस नहीं पाए हैं और आलाकमान ने भी उनको केंद्र में एक जगह जरूर दे रखी है, लेकिन प्रदेश की राजनीति से उनको दूर रखा है लगातार। आज भी कहां वो प्रदेश में घूम घूम के कहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं? आप बताइए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छा भाषण देते हैं। कांग्रेस में थे तो उनके भाषण आमतौर पर मैंने भाषणों की क्लिप देखी है, कांग्रेस के पक्ष में बहुत अच्छा भाषण देते थे, लेकिन वो भाजपा के पक्ष उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर जो बहस हुई थी उसमें तो उतारा गया था भाजपा की तरफ से बोलने के लिए लेकिन अभी तक एक अपने स्टार चुनाव प्रचारक की भूमिका में वो नहीं आ पाए। आएंगे, वो जाएंगे, वो अपने इलाके में उनसे कहा जाएगा कि कम से कम जो उनके समर्थकों को टिकट मिला है तो उनके निर्वाचन क्षेत्रों में तो जाएंगे ही प्रचार करने के लिए। लेकिन इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मसला है क्या। भाजपा बुरी तरीके से तितर बितर हुई पार्टी वहां पर है। ऐसी तितर बितर कांग्रेस में भी थोड़ी थोड़ी दिखाई पड़ती है, लेकिन अगर आप दोनों की तुलना करें, कांग्रेस को तो एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना नहीं पड़ता है।
भाजपा को तो एंटी इनकम्बेंसी, लगातार एक ही चेहरा 18 साल से मुख्यमंत्री है, उस चेहरे के प्रति एक ऊब, एक उकताहट, ये इन सब चीजों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में जाकर हिमंत बिस्वा शर्मा नहीं बन पाए, तो शायद उसमें राहुल गांधी का ऑब्जर्वेशन सबसे सटीक लगता है, जिन्होंने कहा था कि ज्योतिरादित्य कभी भाजपा में सहज नहीं हो पाएंगे। मैं उनको बचपन से जानता हूँ। तो खैर ठीक बात है। नहीं, राहुल जी ने ये जो कहा था वो अब वास्तव में सही भी लग रहा है, क्योंकि देखिए उनके आधे से ज्यादा समर्थक दोबारा कांग्रेस में चले गए हैं, उनके प्रति भी उनके मन में हमदर्दी है। अब उनको कांग्रेस से अगर टिकट मिलेगा तो वो उनके खिलाफ प्रचार करने के लिए नहीं जाएंगे। तो एक इस तरह की जब स्थिति बनी हुई है एक प्रदेश में, जहां आपकी पार्टी 20 साल पुरानी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रही है, पार्टी पर यह भी आरोप है कि आपको जनादेश नहीं मिला था, फिर भी आपने तोड़-फोड़ करके दल बदल करवा के सरकार हस्तगत की और आप हुकूमत कर रहे हैं। उसके बाद कोई ऐसा, शिवराज सिंह की सरकार ने ऐसा कोई बहुत बड़ा तीर मारा हो वो अपने शासनकाल में, ऐसा भी नहीं है। तो ये स्थितियां जो है वो भाजपा के लिए वो जमीन जो है ना वो ठीक से पकने नहीं दे रही। एक चीज मानी जाती है कि जो एक एंटी इनकम्बेंसी है या प्रो इनकम्बेंसी जो भी माहौल है, उसमें टिकट वितरण का जो एक दौर होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर सही तरीके से टिकट वितरण नहीं किया गया, उसमें थोड़ी ऊंच नीच हो गई, तो वो नतीजों को ही बदलाव में भी परिवर्तन कर सकता है, उसको प्रभावित कर सकता है। क्या आपको लगता है कि सच में ऐसी चीज है और पार्टियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है? नहीं नहीं, आपने आपने जो सवाल उठाया है वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं ये मानता हूं कि टिकट देना कोई खास कला नहीं है, टिकट काटना एक खास कला है। आप टिकट को काटते कैसे हैं? आप पहले से जो उम्मीदवार उम्मीद में बैठे हुए हैं, उनका नाम ही है उम्मीदवार, आप देखिए वो इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि उनको टिकट मिलेगा। या तो वो पहले से जनप्रतिनिधि बने हुए हैं, या वो उस निर्वाचन क्षेत्र में लगातार पिछले 5 साल से अपना प्रचार कर रहे हैं, अपने लोगों को खड़ा कर रहे हैं। तो वो ये स्थिति है वहां पर। जब ये पार्टी के नेतृत्व का काम होता है कि वो चुनाव से 1 साल पहले से अपनी पूरी योजना बनानी शुरू कर दे, मोटे तौर पर ये देखना शुरू कर दे कि किस व्यक्ति के ऊपर वो भरोसा करेंगे। जिन व्यक्तियों पे भरोसा उन्हें नहीं करना है, उनके कान में धीरे-धीरे बात कहनी शुरू कर दी जाती है कि भाई आपको कहीं और एडजस्ट करेंगे। अच्छा, आपने किसी से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मोदी जी तो मानते हैं कि वो जाएंगे और चुनाव जीत लेंगे, किसी से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर स्थानीय स्तर पर, अच्छा, जब स्थानीय स्तर का नेतृत्व होता है और चुनाव की बागडोर उसके हाथ में होती है, तो जो असंतोष होते हैं वो स्थानीय स्तर पर ही प्रोसेस हो जाते हैं, संसाधित हो जाते हैं। उनकी आंच जो है पूरी पार्टी के खिलाफ नहीं जाती। अब जैसे कि जो कांग्रेस में इस वक्त हो रहा है, कांग्रेस में भी असंतोष है। जैसे कि लोग, टिकट नहीं मिला तो वो शिकायत करने आए कमलनाथ से, तो कमलनाथ ने कह दिया कि जाओ दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो, फिर हंस के बोले लेकिन मेरा नाम मत लेना। बाद में उसी बात को लेकर दोनों नेताओं में थोड़ा हंसी मजाक हो गया और बात खत्म हो गई। तो ये मैं एक उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं कि वो जो असंतोष था टिकट ना मिलने का, साथ में कमलनाथ ने यह भी कहा कि तुम जिनके टिकट में बात कर रहे हो, हम तो आपको उनसे भी ज्यादा पसंद करते हैं, आप हमें क्या बताएंगे, हम तो चाहते थे कि उनको टिकट मिले, अब लेकिन नहीं मिल पाया। अब जैसे कि जो इस वक्त मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो इंचार्ज हैं, तो सुरजेवाला है। हाँ, सुरजेवाला, तो वो क्या कर रहे हैं, जब उनसे कोई कहता है कि हमें टिकट चाहिए, तो उन्हें अगर वो चाहते हैं तो गेंद जो है वो दिग्विजय सिंह के कोर्ट में उछाल देते हैं कि भाई ये तो वो, या कभी कमलनाथ के कोर्ट में उछाल देते हैं और चुपचाप बैठे हुए। लेकिन वो दोनों जो नेता हैं मध्य प्रदेश के, उन्हीं नेताओं पर सारी जिम्मेदारी डालते हैं। वो जिम्मेदारी प्रियंका गांधी पे, राहुल गांधी पे, मल्लिकार्जुन खड़गे पे नहीं आ रही है। जो कुछ भी नाराजगी है, हंगामा है, गड़बड़ है, वो सब स्थानीय स्तर पर ही संसाधित हो रही है। भाजपा में क्या है कि जो केंद्रीय नेता है अपना टेलीफोन बंद किए बैठे हुए हैं। किसी भी केंद्रीय नेता को पता भाजपा के फोन नहीं कर सकते जो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। और जिनको इंचार्ज बनाया गया है वहां पर, जिन लोगों को कहा गया भाई आप जरा देखिए, मतलब उनमें एक नेता का फोन जब एक लग दिया तो उधर से उनको दूसरी तरफ से उन्हें बहुत कड़ी भाषा का सामना करना पड़ा, जिसका मैं अभी जिक्र नहीं कर सकता हूं यहां पे। तो ये दोनों पक्षों के जो काम करने के तरीके हैं उनमें फर्क है।
और ये तरीके आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी देख सकते हैं। भाई ये तीनों लोग, वसुंधरा राजे सिंधिया, रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान, ये तीनों 2018 में कांग्रेस से चुनाव हार गए थे। सब लोग जानते हैं कि आला कमान इनको नापसंद भी करता है। आला कमान घोषणा पूर्वक तो ना ये बात कहेगा, लेकिन सब लोग जानते हैं नापसंद भी करता। आप नापसंद भी करते हैं, वो चुनाव भी हार गए, सत्ता से भी हट गए, लेकिन इसके बावजूद भी आप किसी और को नेता बना नहीं रहे वहां पे। इसका सीधा मतलब है कि आपको कोई दिलचस्पी नहीं है नेता बनाने में। 5 साल बहुत होते हैं, और भाजपा जैसी पार्टी के लिए आपको कोई दिलचस्पी नहीं थी कि कोई आप दूसरा नेता खड़ा करें। आप बिल्कुल पहले से तय करके बैठे थे, चुनाव आएगा, मोदी जी जाएंगे और नारा लगाएंगे, एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, और चुनाव लड़ा जाएगा। जो होगा फिर देखा जाएगा उसके बदले में। एक चीज और आजकल के दौर में आई है, जो पहले से ही चली आ रही है और अभी भी जब चुनाव की चर्चा होती है तो उसकी बार बार चर्चा होती है कि कोई एक फलाने विशेषज्ञ हैं, वो गए, उन्होंने सर्वेक्षण किया, उन्होंने रिपोर्ट दी, उसके आधार पर किसी कैंडिडेट को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये जो हमारे देश में चुनाव का जो एक रूप है, जिसमें एक प्रशांत किशोर या कोई कई और नाम है जो विशेषज्ञ बन के आते हैं, क्या ये कहा जा सकता है कि ये एक तरीके से लोकतांत्रिक राजनीति को हाईजैक करने जैसा है और वो अपने आप को थोप रहे हैं लोकतंत्र पर? नहीं, हाईजैक करना ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं मानता। अब देखिए, नरेश अरोड़ा जो है वो एक तरह से प्रशांत किशोर ही है। नरेश अरोड़ा है जिन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस के कामकाज को देखा और कामयाब हुए। अब वो राजस्थान में गहलोत के कामकाज को देख रहे हैं, उनके चुनाव का प्रबंधन कर रहे हैं। तो जब उनसे नरेश अरोड़ा से एक इंटरव्यू में मैं भी था उसमें शामिल, तो नरेश अरोड़ा से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि भाई आप किस आधार पर काम करते हैं, क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा देखिए, हम लोगों की ये हैसियत नहीं है कि हम गहलोत और सिद्धरमैया ऐसे लोगों को ये समझा पाए कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। ये वो लोग जानते हैं कि चुनाव कैसे लड़ना है। ये तो वो बताते हैं कि हमें करना क्या है। वो बताते हैं कि हमारी समस्या ये है, इसका कोई सॉल्यूशन हो तो आप बताइए। वो बताते हैं कि कहां हमें जोर देना है, कहां हमें जोर नहीं देना है। इसलिए ये मानना कि प्रशांत किशोर जाके अपनी कोई योजना बनाते हैं और वो पार्टी के ऊपर थोप दी जाती है और पार्टी उस योजना को मानने के लिए बाध्य है, अगर पार्टी नहीं मानेगी तो ऐसा कुछ नहीं होता है। पार्टी का नेतृत्व मोटे तौर पर जो बातें पेश करता है, जो नक्शा पेश करता है, उसी नक्शे को किस तरीके से धरती पर उतारना है, ये काम करने के लिए, ये व्यवस्था करने के लिए, ये बंदोबस्त करने का काम ये लोग करते हैं। अच्छा, धीरे धीरे हो क्या रहा है? देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी कभी भी किसी ऐसे चुनावी प्रबंधक को अपने यहां नहीं लेती। क्यों? कि वो वास्तव में कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। वहां एक सिस्टम होता है, नीचे से ऊपर तक रिपोर्टिंग सिस्टम होता है। आप कम्युनिस्ट पार्टी के सीधे सीधे कार्यकर्ता नहीं। भाजपा में क्या है, आप मिस्ड कॉल देकर भाजपा कार्यकर्ता बन सकते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का मिस्ड कॉल देकर कार्यकर्ता नहीं बन सकते। आपको किसी मजदूर मोर्चे पर, किसान मोर्चे पर, किसी मोर्चे पर आपको कुछ काम करना पड़ेगा कुछ दिन। फिर आपको ध्यान से देखा जाएगा कि ये बंदा कैसा है, ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ठीक काम कर रहा है तो पार्टी का होल टाइमर और कार्यकर्ता बना लिया जाएगा। यानी उसको पहले से एक परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है। तो वो कभी भी चुनाव प्रबंधकों, वो उनके पास अपने चुनाव प्रबंधक होते हैं, उनका अपना तरीका है। लेकिन मास पार्टियां हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, ये जन पार्टियां हैं, मास पार्टियां हैं। तो इनको प्रबंधकों की आवश्यकता होती है। एक पुराने जमाने में इनके पास भी पार्टी के अंदर इस तरह के लोग होते, इनका काम ही चुनाव प्रबंधन करना होता था। धीरे धीरे करके इस तरह के लोगों को किराए पे लिया जाने लगा। तो ये इस तरीके से पूरा काम होता है। ये मानना कि ये लोग लोकतंत्र को हाईजैक कर लेते हैं। वो आप देखिए, 2014 की जो भाजपा की जीत हुई थी, उसमें प्रशांत किशोर की भूमिका थी। प्रशांत किशोर उसमें उस चुनावी भूमिका प्रशांत किशोर ने प्रबंधन किया था। और चुनाव के तुरंत बाद जब वो अमित शाह से मिले तो अमित शाह ने उनसे कह दिया कि हमें आपकी जरूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने और कई लोगों का चुनावी प्रबंधन किया। उन्होंने नीतीश कुमार का चुनावी प्रबंधन किया, उन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चुनावी प्रबंधन किया, उन्होंने कई लोगों का चुनाव प्रबंधन किया और उसमें वो बहुत जगह कामयाब भी रहे, एक आध जगह नाकाम भी रहे। ये एक आखिरी सवाल महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ा हुआ है। वहाँ पर एक आंदोलन पिछले महीने से चल रहा है। वैसे तो आंदोलन काफी पुराना है, मराठा आरक्षण को लेकर कि मराठा जाति को भी
कुनबी के रूप में मान्यता दी जाए और उसको ओबीसी में शामिल किया जाए। तो उसको लेकर 3-4 युवाओं ने आत्मदाह भी कर लिया है और उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि अगर 24 तक लागू नहीं होता है, 24 अक्टूबर तक, तो हम 25 से फिर आमरण अनशन पे बैठेंगे। तो ये जो आरक्षण की राजनीति है, उसे आप किस रूप में इस नए तरह के घटनाक्रम को देखते हैं? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो शिंदे, अभी जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनके लिए एक अवसर के रूप में है कि वो आरक्षण लागू करके अपने लिए एक वीपी सिंह मूवमेंट बना सकें? कम से कम वो मराठाओं के बड़े नेता बन जाएंगे। वो आरक्षण लागू नहीं कर सकते, वो मराठाओं को आरक्षण नहीं दे सकते। मुझे पक्का यकीन है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी उन्हें ऐसा नहीं करने देगी। दूसरी बात यह है कि इससे ये पता लगता है कि भारत में जो भी कुछ आर्थिक वृद्धि और विकास हो रहा है, उसका फायदा सब लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। अब मराठा समुदाय, जो कि एक शक्तिशाली और जिसे आप डोमिनेंट कास्ट कहते हैं, अब शरद पवार भी तो मराठा हैं, जिनको आप डोमिनेंट कास्ट कहते हैं, जिनका महाराष्ट्र की राजनीति में इतना ज्यादा दबदबा रहा है। शिवसेना एक बार मराठी भावनाओं की ही पार्टी थी एक जमाने में, जब तक वो मुसलमान विरोधी पार्टी नहीं हुई थी। इतने दबदबे वाले समुदाय के अंदर भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसको आरक्षण के जरिए सशक्तिकरण की आवश्यकता है। इसी तरीके से जाटों में भी हो गया है। ये भी सब दबदबे वाले समुदाय हैं, यानी दबदबे वाले समुदायों में भी एक क्रीमी लेयर है और बाकी एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसको आरक्षण की आवश्यकता है। तो मांग वहां से उठती है और उसको मराठों का जो आंदोलन है अपने आप में अनूठा आंदोलन है। आप देखिए, इस आंदोलन में चुपचाप वो मौन जुलूस निकालते थे। वो मौन जुलूस उनके बड़े ऐतिहासिक जुलूस है और कई सरकारों को उन्होंने देख लिया। इस बार उनके निशाने पर ये शिवसेना के टूटे हुए हिस्से की और एनसीपी के टूटे हुए हिस्से की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अजित पवार भी तो मराठा हैं, ये सारे लोग मराठा ही है, फडणवीस को छोड़कर। फडणवीस ब्राह्मण है, बाकी ये सब लोग तो मराठा हैं। तो लेकिन ये लोग मराठों को आरक्षण नहीं दे सकते। उनके लिए तमाम केंद्र से उन्हें पूछताछ करनी पड़ेगी और केंद्र इसके लिए तैयार नहीं होगा। तो इस आंदोलन का लगातार भाजपा की मौजूदा मोर्चा सरकार जो है उसको नुकसान हो रहा है और इसका उन्हें चुनाव में खामियाजा उठाना पड़ेगा। इस बारे में और भी जो घटनाक्रम आगे होगा उस पर हमारी नजर रहेगी। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े कुछ प्रमुख मुद्दों पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। अगर अभी तक आपने नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ें। आज की बातचीत के लिए अभय सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।